अमीर बहू वर्सेस गरीब बहू का 15 अगस्त। अनिका अपने परिवार में 2 बहुओं, 2 बेटों और अपने पति के साथ रहती थी। अनिका की एक दिव्या नाम की बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। अमायरा बहू, 15 अगस्त आने वाला है। मैं सोच रही हूँ कि इस बार क्यों न हम खूब धूमधाम से इस दिन को मनाएं। ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा माँ जी। मैं कभी गलत सोचती हूँ क्या? हाँ तो अमायरा, मैं सोच रही थी कि इस बार हम सभी भी क्यों न तिरंगे दुपट्टे के साथ सफेद सूट पहने। वाह काली माई, तुम अपना हिसाब क्यों लगा रही हो? तुम पर तो सफेद सूट भी कीचड़ जैसा लगेगा। इससे पहले कि श्रुति कुछ बोलती, पीछे से उसकी ननद दिव्या बोल पड़ती है। जबान को लगाम दो अमायरा, ज्यादा अपनी अमीरी और रंग का घमंड न करो। तिरंगा रंग ही ऐसा है कि चाहे उसे काला पहने या फिर गोरा, सभी पर अच्छा ही लगता है। चल चल दिव्या, चुप कर। मेरी सुंदर बहू से तू इतनी जबान मत चला। ये तेरे घर का मसला नहीं है। क्या माँ? मैंने बस सुना था कि शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, लेकिन आज आपने मुझे ही पराया कर दिया। नहीं ननद जी, इस तरह मत कहिए। ये घर आज भी आपका है। अनिका अपनी छोटी बहू अमायरा को ज्यादा प्यार देती थी क्योंकि वो अमीर घराने की थी और भर भर कर दहेज भी लाई थी। तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति गरीब घर की सीधी सादी सांवली सी लड़की थी जो दहेज के नाम पर सिर्फ 4 जोड़ी सूट लेकर आई थी। श्रुति अपने ससुर और ननद की पसंद थी और अमायरा अपनी सास की। अनिका अभी तक श्रुति को दिल से नहीं अपना सकी थी, इसलिए घर में नोक झोंक चलती रहती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन, आह काली भिकारन, ये तूने क्या किया? माफ करना अमायरा, गलती से हो गया। श्रुति से गलती से सफाई करते हुए अमायरा का फोन गिर गया था। जानती है कि ये कितना महंगा फोन था? हाँ, मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स पूरा तोड़ दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अमायरा गुस्से में श्रुति के कमरे में गई और उसका सारा सामान खिड़की से बाहर फेंकने लगी। इस तरह खिटपिट की आवाज सुन अनिका भी वहीं पर आ गई। ये यहाँ क्या हो रहा है? माँ, मैं अब इस भिकारन के साथ 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकती हूँ। वैसे तू ठीक ही कहती है बहू। ये ना दहेज लाई है ना ही रूप, बस मेरे घर में मुफ्त में रह रही है। चल निकल बाहर। अनिका ने अपने बेटे की भी परवाह किए बिना श्रुति को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। बेचारी श्रुति वहीं गार्डन में बनी एक छोटी सी भूसे की झोपड़ी में चली गई। शाम को जब रौनक घर आया, ये सब क्या है? मत पूछिए जी, आज माँ ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। अब से हमें इसी छोटी सी झोपड़ी में गुजारा करना होगा। रौनक भी अपनी माँ की श्रुति के प्रति नफरत से वाकिफ था। खैर, घर छोटा हो या बड़ा, बस उसमें सुकून होना चाहिए। अगर घर में सुकून ही ना हो तो कोई फायदा नहीं है। ये घर भले ही छोटा है लेकिन इसमें बहुत सुकून है। दोनों पति पत्नी उसी छोटी सी झोपड़ी में गुजारा करने लगे। श्रुति का काम छोटे घर में जल्दी निपट जाता था। 15 अगस्त भी आने ही वाला था तो श्रुति ने झंडे और पतंगे बेचना शुरू कर दिया। श्रुति, गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम इन सब कामों में मत पड़ो। मुझे आपकी मदद करने में खुशी मिलती है, फिर चाहे जो हो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं समझ गया। फिर क्या था, रौनक काम पर जाता और श्रुति अपने खाली समय में झंडे और पतंगे बेचती थी। वो अपने हाथों से पतंग बनाती और बेचती। ऐसे ही करते करते श्रुति का काम अच्छा चलने लगा था, लेकिन ये बात उसकी देवरानी अमायरा को हजम नहीं हो रही थी। ये भिकारन को मैं किसी कीमत पर इस झोपड़पट्टी से नहीं निकलने दूंगी। अमायरा ने मन ही मन श्रुति का कारोबार मिटाने की ठान ली और 15 अगस्त के 2 दिन पहले जब उसकी सेल सबसे ज्यादा हो रही थी, अमायरा रात को चुपके से उसकी झोपड़ी के पास आ गई और चुपके से उसकी झोपड़ी के अंदर घुसकर उसकी पतंगों में आग लगा दी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ओ माय गॉड, इसे जल्दी से शांत करना होगा, कहीं हमारी झोपड़ी न जल जाए। उनके पास पानी की सुविधा नहीं थी, इसलिए रौनक ने अपना कुर्ता उतार उसी से आग को बुझाना शुरू कर दिया। ऐसा करने से आग तो शांत हो गई, लेकिन रौनक के हाथ पांव बुरी तरह से जल चुके थे। ये क्या हो गया? श्रुति, श्रुति जल्दी से कहीं से पानी लेकर आई। रौनक की जलन तो किसी तरह शांत हो गई, लेकिन अब वो काम करने लायक नहीं था। ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे काम और पति को। श्रुति की पतंग तो लगभग सारी ही जल चुकी थी, लेकिन उसके झंडे अभी भी बाकी थे। श्रुति ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पति के इलाज के लिए वो उन झंडों को ही बेचने निकल गई। इससे उसे जो कुछ पैसे मिले उसी में वो अपने पति की दवा और कुछ सस्ती चीजें बेचने को लेकर आ गई। इसी तरह सिलसिला जारी था और आज 15 अगस्त था। जहां अनिका अपने घर में दावतों की तैयारी कर रही थी, वहीं बेचारी श्रुति मुश्किलों से जूझ रही थी। सुनिए जी, मैं झंडे बेचने जा रही हूँ। रुको श्रुति, आज मैं भी साथ चलूंगा। पर प्लीज मुझे मत रोको।
मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। दोनों पति पत्नी झंडे और पतंगे लेकर निकल गए। वो दोनों चौराहे पर जाकर अपने झंडे और पतंगे बेचने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ, अमायरा बेबी, तुमने दिव्या को पार्टी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया ना? नहीं माँ। अच्छा है, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं खुद जाकर उसे ले आऊं। थॉट्स राइट। ननद जी नाराज भी हो गई थी, तो आप उन्हें खुद ही ले आइए। फिर क्या था, अनिका अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर दिव्या के घर निकल गई। रास्ते में उसे झंडे वाला दिखाई दिया तो उसने गाड़ी को रुकवाया और झंडे लेने उतर गई। भैया, एक बड़ा सा झंडा दो। जी देता हूँ। अनिका ने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो वो हक्का बक्का रह गई और उसकी आंखें भर आई। उस झंडे वाले के कपड़े जगह जगह से जले हुए थे, साथ ही वो घायल था। और सबसे बड़ी बात कि वो अनिका का बेटा रौनक था। साइड में उसकी बहू भी थी जो झंडे बेच रही थी। बेटा, ये सब? बहन जी पैसे दीजिए। ऐसे मत बोल बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। जब माँ को ही बेटा पराया करने में कुछ नहीं हुआ तो बेटा क्यों इतनी कद्र करे? लेकिन मैंने तो इस श्रुति मेरी पत्नी है और जिम्मेदारी भी। मुझे चाहे सड़क पर ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन मैं श्रुति के साथ ही रहूंगा। अनिका अपने बच्चे को ऐसे भिखारी की हालत में देखकर रोने लगी और उसके मन की ममता जाग गई। बेटा, अब तुम दोनों में से किसी को भी ऐसे रहने की जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ घर चलो। जिस घर से धक्के मारकर निकाला गया हो, उस घर में अब मैं हरगिज वापस नहीं जाऊंगी। बेटा, मुझे स्वार्थ ने घेर लिया था। मुझे क्या पता था कि तुम्हें मुझे इस हालत में देखना पड़ जाएगा। इस माँ की इतनी सी मुराद पूरी कर दो। इस स्वतंत्रता दिवस तुम फिर से मेरे पास लौट आओ। अपनी माँ की आंखों से आंसू गिरते देख उन दोनों का मन पिघल गया और रौनक और श्रुति घर वापस जाने को राजी हो गए। माँ, कहीं आप मेरी श्रुति को इसी तरह से तंग तो नहीं करोगी? पागल है, अब मैं दोबारा वो गलती नहीं दोहराऊंगी। रौनक और श्रुति अपनी माँ के साथ घर लौट आए। श्रुति ने फोन करके दिव्या को भी बुला लिया। अमायरा उन्हें देखकर खुश नहीं थी। ये किन भिखारियों को? चुप कर, वरना मुझे कोई सख्त कदम उठाने में देर नहीं लगेगी। अमायरा चुप हो गई। उसे पता चल चुका था कि अब उसका बोलना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो चुप हो गई। अनिका ने बहुत खुशी से अपने परिवार के साथ 15 अगस्त मनाया। उनकी पार्टी में श्रुति, उसका ससुर, देवर, देवरानी, ननद, पति और सास सभी थे। पहली बार श्रुति को उसकी सास का प्यार मिल रहा था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। इसी तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। माँ, भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। सुबह से तुमने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया है। हाँ माँ, जब पिताजी थे तो रोज हम कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाया करते थे, जलेबी, समोसे, कचौड़ी, लेकिन अब तो ढंग से एक रोटी भी नहीं मिलती। बच्चों, जब तुम्हारे पिताजी थे, लेकिन अब वो नहीं है। तुम लोग जानते हो ना, घर में राशन खत्म हो गया है। किराने वाले के जब तक मैं पुराना उधार चुका ना दूं, तब तक वो मुझे राशन नहीं देंगे। मुझे नहीं पता, मुझे खाना खाने के लिए चाहिए। भूखे पेट मेरे पेट में दर्द हो रहा है। देवकी से अपने दोनों बच्चों की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। देवकी का पति प्रदीप एक फौजी था जो देश की रक्षा करते हुए जंग में शहीद हो गया था। पति की मौत के बाद देवकी और देवकी के दोनों बच्चे बंटी और बबली की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। प्रदीप के जाने के बाद देवकी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अपने बच्चों की बात सुनकर देवकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे वो पल याद आते हैं जब उसके पूरे परिवार में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं। मैं आ गया बच्चों, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आया हूँ। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ। आप आ गए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कितना समय हो गया तुम लोगों से मिले हुए, लेकिन मैं इसमें कर ही क्या सकता था। देश को मेरी जरूरत है। मैं जानती हूँ, मुझे गर्व है कि मैं इतनी बहादुर फौजी की पत्नी हूँ। देवकी इन सारी बातों को याद करते हुए रोने लगती है कि तभी उसे ख्याल आता है कि उसके बच्चे भूखे हैं। इसलिए देवकी अपने आंसू पोंछकर बाहर खाने की तलाश में जाती है। हे भगवान, कितनी बेशरम औरत है ये। इतनी बार बेइज्जती करी है लेकिन दोबारा भीख मांगने आ गई। कितनी बार कहा कि तुझे दुकान पर तभी आना जब पुराना उधार चुका दो, लेकिन नहीं, ये कोई सरकारी किराने की दुकान नहीं है जब चाहो उठाकर फ्री में राशन ले जाओ। यहाँ राशन लेने के लिए पैसे लगते हैं, समझी? भाई साहब,
आप जानते हैं ना कि मेरे घर के हालात कैसे हैं। मेरे पति के जाने के बाद घर में पैसों की काफी परेशानी आ गई है। मैंने कई जगहों पर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। मेरे बच्चों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। भगवान के लिए मेरे बच्चों पर रहम करिए। यहाँ से 2 मिनट में दफा नहीं हुई तो धक्के मार कर सबके सामने तुझे यहाँ से निकालूंगा। चल भाग यहाँ से। और आइंदा अगर बिना पैसे के मेरी दुकान के आसपास भी कहीं नजर आई तो देख लियो। किराने वाले की बात सुनकर देवकी रोते हुए वहां से चली जाती है। देवकी को वो पल याद आता है जब देवकी का पति प्रदीप जिंदा था। पूरा गांव उनकी कितनी इज्जत किया करता था। पुरानी बातों को सोचकर देवकी रोते हुए घर वापस लौट रही थी कि तभी रास्ते में देवकी देखती है कि 15 अगस्त आने की तैयारियां चल रही हैं, जिस वजह से लोग गरीबों को खाने पीने की चीजें बांट रहे हैं। ये सब देखकर देवकी जल्दी से वहां जाती है और कुछ खाने पीने की चीजें अपने बच्चों के लिए लेकर घर आ जाती है। माँ, तुम ये खाने पीने की इतनी सारी चीजें कहाँ से लेकर आई हो? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना? हाँ बेटा, लेकिन रास्ते में कुछ लोग 15 अगस्त के आने की तैयारियों में गरीबों को ये सारी चीज बांट रहे थे, इसलिए मैंने भी ये ले ली। चलो अब इसे जल्दी से खा लो। हाँ माँ, 15 अगस्त आने वाला है। हमारे स्कूल के टीचर भी बता रहे थे। माँ, जब पिताजी थे तो 15 अगस्त पर हमारे लिए रंग बिरंगी पतंगे लाया करते थे और साथ ही साथ हमारे लिए नए कपड़े भी लाते थे। पिताजी और हम मिलकर साथ में पतंग उड़ाते थे और कई सारी मिठाइयाँ भी खाते थे। काश पिताजी होते तो इस साल भी हम सब पतंग उड़ाते। माँ, 15 अगस्त आने वाला है, इसलिए मेरे सभी दोस्त रोज पतंग उड़ाते हैं। मेरा भी मन करता है पतंग उड़ाने का। मुझे भी पतंग ला कर दो, मैं भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पतंग उड़ाऊंगा। मैं इनके खाने का इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ, तो पतंग मैं कहाँ से लाऊंगी? भगवान, ये तो हमें कैसे दिन दिखा रहा है। तूने एक पल में हमारी सारी की सारी खुशियाँ छीन ली, मुझे विधवा कर दिया, मेरे बच्चों के सर पर से पिता का साया हटा दिया। सारा गांव हमसे नफरत करता है, कोई सीधे मुंह हमसे बात तक नहीं करता। मेरे बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे हैं। हे भगवान, मैंने सुना था कि तेरे घर देर है अंधेर नहीं, तो फिर हमारी इतनी क्यों परीक्षा ले रहा है? इतना कहकर देवकी फिर से पुरानी बातों को याद करने लगती है। देवकी, देखना, आज तो मैं ही सबकी पतंग काटूंगा। नहीं माँ, आज मैं सबकी पतंग काटूंगा। पापा, आप अपनी पतंग मुझसे बचा कर रखना, कहीं कट न जाए। अच्छा बेटा, अब देखो तुम, मैं कैसे तुम्हारी पतंग काटता हूँ। क्या आप भी ना बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं? देवकी, तुम तो जानती हो ना, ये हरकत करने के लिए मुझे पूरा साल इंतजार करना पड़ता है। सिर्फ 1 महीना ही मिलता है मुझे तुम लोगों के साथ। मैं इसे 1 महीने में पूरा 1 साल जीना चाहता हूँ। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त के लिए हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है। जिसको एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है, वो बच्चे मेरे पास आकर अपना नाम लिखवा दें। स्कूल टीचर मोहन के कहने पर सारी क्लास के बच्चे अपना नाम लिखवा देते हैं, लेकिन बंटी और बबली अपनी सीट पर ही बैठे रहते हैं, जिसे देखकर मोहन कहता है, क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों वहां क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें स्कूल के एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है? सर, हमें भी पार्टिसिपेट करना है, लेकिन हमारी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इस एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें पैसे दे सकें। लेकिन बच्चों, तुम्हारे पिता तो एक फौजी है ना, तो तुम्हारे घर में परेशानी क्यों है? हमारे पिताजी जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। पिताजी के जाने के बाद हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम कई दिनों तक भूखे ही सोते हैं। मोहन को बंटी और बबली की बात सुनकर काफी बुरा लगता है, इसलिए वो इन सारी चीजों का पता लगाने बंटी बबली के घर जाता है, जहां वो देवकी से मिलता है। अरे सर, आप यहाँ? अगर आपको कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेते। कोई बात नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपके पति प्रदीप एक फौजी थे। बंटी और बबली ने बताया कि वो जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। आप एक शहीद फौजी की पत्नी हैं, तो गांव में तो सब आपकी बहुत इज्जत करते होंगे, लेकिन आपके ऐसे हालात क्यों हैं? आपके बच्चों को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है।
मोहन की बात सुनकर देवकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मोहन को सारी बातें बता देती है कि प्रदीप की शहीद होने के बाद गांव में उनसे कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। सारी परेशानी मोहन को वो बताने लगती है, जिसे सुनकर मोहन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मोहन बाजार जाकर बंटी और बबली के लिए कई सारे नए कपड़े, मिठाइयाँ और 15 अगस्त में उड़ाने के लिए पतंग लेकर आता है, जिसे देखकर बंटी और बबली बहुत खुश होते हैं। मोहन को गांव वालों का बर्ताव देवकी के परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मोहन पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके कहता है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप एक शहीद फौजी की पत्नी और बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि इन फौजियों की वजह से हमारा देश सुरक्षित है। इन्हीं फौजियों की वजह से हम लोग रात भर चैन की नींद सो पाते हैं, और इन्हीं फौजियों के परिवार के साथ आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आप लोगों को तो इनके परिवार की इज्जत करनी चाहिए। ये लोग अपने परिवार को छोड़कर बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान 24 घंटे दांव पर लगाकर हमारी रक्षा करते हैं, और आप इन्हीं के परिवार के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। मोहन की बात सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद सभी गांव वाले देवकी से माफी मांगते हैं। मोहन देवकी को अपने स्कूल में ही एक टीचर की जॉब दिलवा देता है, जिससे अब देवकी के घर के हालात ठीक होने लगते हैं। 15 अगस्त के दिन अब सारा गांव और देवकी का परिवार मिलकर 15 अगस्त मनाते हैं और बड़ी शान से तिरंगा लहराते हैं।